नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बहराइच से है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। फखरपुर विकासखंड क्षेत्र के कोधड़ी और चौराहा से कनेरा बाजार को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग इन दिनों सड़क कम और साथ ही तालाब ज्यादा नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन गड्ढों में हर पल हादसे का खतरा बना रहता है। राहगीरों को निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के लिए ये रास्ता किसी जोखिम से कम नहीं है। आपको बता दें, कनेरा बाजार के ग्रामीणों ने बताया है कि सड़क की बदहाली का सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ रहा है। खराब रास्ते के चलते ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि ये समस्या नई नहीं है, बल्कि पिछले करीब 7 वर्षों से सड़क की यही हालत बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार विभाग, खासकर पीडब्ल्यूडी और जनप्रतिनिधि इस समस्या से अब तक निजात क्यों नहीं पा पाए। और साथ ही फिलहाल ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग भी की है। हमारा नाम शिवालक चौरसिया है। सड़क के बारे में कहना चाहते हैं कि भैया ये सड़क बहुत ख़राब है, हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि ये सड़क बन जाए तो लोगों को तकलीफ़ ना हो। कहाँ से कहाँ तक ये सड़क सीमित है? ये कुदही से लेकर और यहाँ तितारपुर के यहाँ तक सीमित है। अगर सही हो जाए तो हम लोगों को तकलीफ़ ना हो। गाड़ी हम लोगों को बहुत चलाने में तकलीफ़ होती है। हम उस पार से घूम कर आते हैं हम लोग। खबर सीतापुर से है, जहां डंपर की टक्कर से बाइक सवार 3 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। सीतापुर के थाना रेउसा महमूदाबाद रोड पर चरिया गांव के पास एक अनियंत्रित डंपर ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और घायलों को 2 की हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब्बार पुत्र बरकत निवासी पुरैनी, मुनव्वर पुत्र दुलारे निवासी पकौरा, जहां जहीर पुत्र निसार निवासी पुरैनी एक ही बाजार में बाइक पर सवार होकर बाजार सुजातपुर गांव से एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस रेउसा लौट रहे थे। आपको बता दें, टक्कर के बाद डंपर सड़क से नीचे उतरकर एक गड्ढे में जा घुसी है। सूचना मिलते ही रेउसा पुलिस मौके पर पहुंची और 3 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा में भर्ती कराया है। थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल भी जाना है। हाँ, बिटिया क्या तिलक रहा है। अच्छा। हाँ, तो तिलक में है, तिलक से वापस आए रहे। और बाकी हम लोग तो चरपहिया चले आ रहे हैं। कई लोग रहे? ये 3 लोग रहे। का नाम बता दो। 3 लोग। इनका जब्बार नाम है। हाँ। और इनके पिताजी का बरकत अली नाम है। हाँ। और जो एक रहा जहीर, हाँ। उनके बाद रहा निसार अहमद नाम है। हाँ। तो वो नई चट्टान है। हाँ। और एक मुनव्वर है पकौड़ी के। हाँ। वो इनके समधी आए। अच्छा, उनके पिताजी का क्या नाम है? मुनव्वर। उनके पिताजी का नाम हमका मालूम नहीं है। अच्छा, पकौड़ी रहा वाले? पकौड़ी रहे वाले। वही जो चोटिल है। हाँ, वो चोट का तो अभिभावक मंच मऊ के माध्यम से जनपद के सैकड़ों अभिभावकों की ओर से ये गंभीर शिकायत प्रस्तुत की जा रही है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन शासन विशेष सचिव यतीन्द्र कुमार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 575/68/3/2018 और साथ ही आपको बता दें कि 2041/2023 दिनांक 26 सितंबर 2023 के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जनपद मऊ के अधिकांश निजी विद्यालयों द्वारा इन आदेशों की खुले अवहेलना की जा रही है। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन यतीन्द्र कुमार जी ने 26 सितंबर 2023 को स्पष्ट निर्देश दिया था कि एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही पढ़ाई होगी।
लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक हो या बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही ये निर्देश था, इन लोगों ने उसका क्रियान्वयन नहीं करवाया और फोन पे बात करने के बावजूद, उस एक्ट को उपलब्ध कराने के बावजूद भी कोई शासनादेश, कोई आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। इसके संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं कि अगर ये शासनादेश नहीं करते हैं और जो भी जिला शुल्क नियामक समिति है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके अंतर्गत ये अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इनके विरुद्ध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी मिले नहीं, क्या आश्वासन मिला? बेसिक शिक्षा अधिकारी बता रहे हैं कि हम जो है मधुबन तहसील में है, जन सुनवाई में है, तहसील दिवस के अवसर पे है। अब वो तहसील दिवस पे है, अब ये जानकारी मिली है और उनके बाबू को ये पत्रक रिसीव कराया गया है। अगली बार उनसे पुनः जो है दूरभाष से वार्ता करके समय निश्चित किया जाएगा मिलने का और फिर एक बार बैठ के वार्ता होगी और अगर उसके बाद भी वो नहीं चेतते हैं तो फिर यही एक दरी बिछेगी और इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराने का कार्य हम लोग करेंगे। आगे प्रदर्शन होगा। बिल्कुल बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जाएगी कि अपने कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं। इनको जिसके लिए वेतन दिया जा रहा है, ट्रेजरी से ये वेतन उठा रहे हैं, उसका क्रियान्वयन समय से क्यों नहीं हो रहा है? अवधर प्रताप राय एडवोकेट। आगे बताइए। क्या मामला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी? ऐसा है कि पूरे देश में जब से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ है तब से NCERT ने और केंद्र सरकार ने जो ये व्यवस्था बनाया कि सभी किताबों का प्रकाशन या उनकी लिस्ट बना करके 60 दिन के पहले सत्र शुरू होने से सभी स्कूल अपनी वेबसाइट पर दाखिल करेंगे। ऐसा इन लोगों ने नहीं किया और आज तक दबा करके बैठे हुए हैं। इस संबंध में 26 सितंबर 2023 को बहुत ही स्पष्ट आदेश आया हुआ है कि सारे निजी स्कूल जो CBSE या ICSE या किसी तरह के भी स्कूल चला रहे हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें कि NCERT की कौन सी किताब पढ़ाई जाएगी और कौन किताब नहीं पढ़ाई जाएगी। ये सारे स्कूल जो हैं NCERT की किताबों का एक कमी दिखा करके, अपने को लोड नहीं किए 60 दिन के पहले और उसकी कमी दिखा करके कि हमको नहीं मिली समय से, दूसरे प्रकाशकों की किताब अधिक दामों पर खरीद करके कमीशन लेकर के पैसा कमा रहे हैं। तो इसके विरोध में ये पत्रक, ये शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पत्रक दिया था तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुल्क नियामन समिति की एक बैठक हुई, लेकिन उसका कोई प्रभावी परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। न तो किसी बच्चे की कोई फीस वापस की गई है। हर साल जैसे कक्षा 1 में आज लड़का पास हुआ, कक्षा 2 में गया तो उसकी भी 2000-1000 री एडमिशन फीस ले रहे हैं, जबकि हर साल री एडमिशन फीस नहीं लगती है। अगर स्कूल 1 से लेकर 12वीं तक है या कहीं तक है तो एक बार अगर एडमिशन हो गया और सारी परीक्षा पास करता जा रहा है तो उसके री एडमिशन की फीस नहीं लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ वसूला जा रहा है। दूसरी चीज कि जो किताबें हैं जो NCERT ने, जैसा हमने आपसे बताया कि NCERT से जो मान्यता प्राप्त किताबें हैं उनको ये नहीं मंगाते हैं, कहते हैं कि हमको मिली ही नहीं। यानी एक कृत्रिम अभाव पैदा करके विभिन्न प्रकाशकों की किताबें बेचते हैं जो कि अवैध है और इन लोगों के खिलाफ, इन स्कूलों के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए कि इन्होंने 60 दिन पहले क्यों नहीं अपने वेबसाइट पर उसको लोड किया है। और यह काम बेसिक अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक का है, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को आकर मजबूर होकर के इनको ये पत्रक देना पड़ रहा है। और इसके बाद अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग स्वयं कोर्ट में इसको लॉन्च करेंगे कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट पर लोड नहीं किया है। लगातार प्रदर्शन, लगातार ज्ञापन दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। यही तो कह रहे हैं कि जो नहीं कर रहे हैं तो धरना प्रदर्शन की बात तो की ही जाएगी, लेकिन एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस को दे करके इनके खिलाफ न्यायालय में भी मुकदमा दाखिल करने का प्रयास किया जाएगा। तब जाकर के ये लोग समझ पाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लुटेरे युवक को किया है गिरफ्तार। व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था वापस, घात लगाए हुए स्कूटी पर सवार लुटेरों ने व्यापारी से 2 लाख रुपए और मोबाइल, दुकान की चाबी, बैग लेकर हो गए फरार।
सदर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए लुटेरे 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए लुटेरों के पास से 1,60,880 रुपए बरामद किए हैं। लूट के दौरान इस्तेमाल की गई स्कूटी की पुलिस ने भी हिरासत में ले ली और साथ ही कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने घटना का किया है खुलासा। दोनों अपराधियों को भेजा गया जेल। दिनांक 28/4/26 को रात्रि 10:15 बजे अंशुमान जो एक दवा व्यापारी हैं दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे बाइक से। रास्ते में 2 स्कूटी सवार लड़कों ने इनसे बैग छीन कर और भाग लिए। बैग में 2 लाख रुपए, दुकान की चाबी और कुछ कागजात थे। इस घटना की सूचना अंशुमान जी ने कोतवाली पुलिस को दिया। कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। कोतवाली पुलिस ने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया 304(2) बीएनएस में। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने तत्काल इसके अनावरण हेतु निर्देश दिए और 2 टीमें गठित की, एक एसओजी की टीम, एक कोतवाली पुलिस की टीम। दोनों पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कल रात्रि 1 तारीख को लगभग 10:45 पर 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। एक इसमें बालिग और एक नाबालिग है। लड़कों के पास से छिनैती में बरामद पैसे लगभग 1,60,880 रुपये बरामद हुए। लूट छिनैती में जो प्रयुक्त स्कूटी थी उसको बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 10:15 पर दुकान बढ़ाकर मैं हुसैनी गली से घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में बाइक से जा रहा था तो 2 स्कूटी सवार आए। उन्होंने मेरी बाइक में लड़ा दिया, मुझको गिरा दिया। उसके बाद उन्होंने उसमें से बैग निकाला और लेकर भाग गए। इसके बाद मैं सीधा हुआ, बैग खड़ी करी, फिर मैं घर गया, फिर मैं घर से थाने की तरफ आया। उसके बाद पुलिस विभाग ने तो मैंने जानकारी दी। क्या इस बच्चे जो आप जो लूटा था जिसने बाइक में आपकी टक्कर मारी थी, आपने देखा उसे पहचाना कुछ? नहीं, उसको नहीं पहचान पाया। कितना समय की बात? मफलर बांधा हुआ था। 10:20-22 मिनट आपके दुकान पे एक लड़का काम करता था। ये लड़का 2-2.5 महीने पहले छोड़ चुका था। आपने इसके मुंह बांधा हुआ फिर भी नहीं पहचाना? नहीं, मैं नहीं पहचान पाया। लेकिन जब कार्रवाई हुई तो संदेह में आ गया कि सबसे ज़्यादा जानकारी इसी को थी मेरी। इतनी जानकारी किसी को नहीं है मेरी। माल बरामद हो गया आपको? हाँ, माल बरामद। पुलिस का सहयोग रहा? पुलिस का बहुत सहयोग रहा, पत्रकार लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। आप लोगों को सब लोगों राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष जय कुमार और साथ ही रचना प्लाईवुड के मालिक राज किशोर कनौजिया ने सभी मेधावियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि मेहनत और अनुशासन से ही सफलता मिलती है। उन्होंने छात्रों को भविष्य में भी इसी तरह परिश्रम करने की प्रेरणा दी है। प्रयागराज में एक महिला पर फर्जी दुष्कर्म केस दर्ज कराकर अवैध वसूली करने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद नूर आलम ने इस महिला के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पूरे गिरोह का खुलासा किया। पीड़ित अधिवक्ता के मुताबिक आरोपी महिला पल्लवी सिंह, चीकू सिंह, साक्षी सिंह, प्रीति सिंह और साथ ही स्वीटी तिवारी जैसे कई नामों से लोगों को फंसाती है। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी के जरिए संपर्क बढ़ाकर ये लोगों को जाल में फंसाती है। पहले लोगों से दोस्ती करती है, फिर सामूहिक दुष्कर्म 376
SSD जैसे गंभीर आरोप भी लगाकर मुकदमा दर्ज करवाती है। बताया गया कि लुटेरी दुल्हन के नाम से चर्चित मानवी भी उसकी साथी रही है। मोहम्मद नूर आलम ने बताया कि 2022 में उनके भाई मोहम्मद आलम इस महिला के संपर्क में आए। इसके बाद महिला ने पूरे परिवार पर दुष्कर्म का फर्जी मुकदमा लगाया था और महिला पर अब तक 14 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। इसमें 5 धोखाधड़ी, 420 के और साथ ही SC/ST एक्ट के मुकदमे भी शामिल हैं। अधिवक्ता का आरोप है कि पुलिस जब भी पकड़ने जाती है, महिला खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की धमकी देती है। पुलिस पीछे हट जाती है और ऊंचे रसूख के कारण जेल जाने के बाद भी बेल पर बाहर आ जाती है और नए शिकार बनाती रहती है। एक प्रकरण चल रहा है बहुत ही फेमस, जिसमें 376 रेप केस, सामूहिक रेप केस हर जगह लगाया जा रहा है। हर एक लड़की है फेमस यहाँ की, पल्लवी सिंह उर्फ चीकू सिंह उर्फ साक्षी सिंह, प्रीति सिंह और उसका नया नाम स्वीटी तिवारी भी है, जिसमें वो फेक आईडी लगा के लोगों से संपर्क में आती है और उनके ऊपर रेप केस दिखा के उनसे धनराशि का काम करती है। लुटेरी दुल्हन मानवी भी उसकी साथी रही है, जो कि थाना नैनी से जेल जा चुकी है लुटेरी दुल्हन में, और पल्लवी सिंह भी 2 बार जेल जा चुकी हैं। कल भी इनको पुलिस ने उठाया था और आज उनकी बेल हो गई है, लेकिन इसके बावजूद उनका कोई भी रवैया सुधर नहीं रहा है। उनके ऊपर 14 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं और 420 के 5 मुकदमे हैं और गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। उनके ऊपर SC/ST एक्ट वगैरह भी लागू है, लेकिन उन पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। पुलिस प्रशासन बार बार उनको पकड़ती है, लेकिन अपने ऊंचे स्तर के कॉन्टैक्ट की वजह से वो बार बार छूट जाती है। ऐसे ही वो आम जनता को हमेशा फंसा कर धनुगाही करती जा रही हैं और कोई उनको रोक नहीं पा रहा है। आज भी वो अभी फाफामऊ थाने में जाके एक फर्जी मुकदमा कायम कराने के लिए गई हैं लूट का, और ऐसे ही वो धनुगाही कर रही हैं। मेरे भाई 2022 में संपर्क में आए थे मोहम्मद आलम, और उसी के संपर्क की वजह से मेरे पूरे परिवार पे रेप केस लगाया गया था। उसके बाद उन्होंने धनुगाही की, जिसके साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, मेरे ऊपर 307 का मुकदमा लगाया, जिसमें मेरी मम्मी लोगों को भी लगाया था, सबका नाम फंसाया था 120B के जरिए, और उसके भी साक्ष्य मेरे पास मौजूद है कि मैं वहाँ पे था ही नहीं। यहाँ से वो कौशाम्बी में जाके मुकदमा लिखवाई थी। आपने क्या कार्रवाई की? मेरे द्वारा उनके ऊपर FIR करवाया गया है और 156(3) से उनके ऊपर FIR भी हुई। उसकी विवेचना प्रचलित है थाना कैंट में। मऊ में हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष समिति एवं हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में कथित लव जिहाद के मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया और साथ ही इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय है, इन्हें रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। प्रशासन की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। मेरा नाम भानु प्रताप है और मैं मऊ का निवासी हूँ। किस तरह का जो आपके द्वारा प्रदर्शन निकाला गया है? ये प्रदर्शन हिंदू बेटी बचाओ समिति के अंतर्गत ये निकाला गया है और इसको हिंदू जागरण मंच ने सहयोग किया है। और ये जो ज्ञापन है वो लव जिहाद के विरुद्ध दिया गया है। इसका मेन जो उद्देश्य है, जो कानून गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने लव जिहाद के लिए बनाया है उसको और सुदृढ़ किया जाए। जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, जैसे कि जो लड़कियां 18 वर्ष की हो जाती हैं वो शादी कर लेती हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है कि कोई लगाम नहीं कस जाती। तो उस पर हम लोगों ने ड्राफ्टिंग किया है, इस ज्ञापन में ड्राफ्टिंग किए हैं हम लोग। और हम लोगों ने नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास पूरी टीम है, उसने ड्राफ्टिंग किया है कि अगर बालिग लड़की अगर मुस्लिम लड़के से अगर शादी करती है तो बिना पेरेंट्स के वीडियो कॉलिंग या उनके उपस्थिति से वो शादी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और उसके बावजूद भी उस मुस्लिम लड़के या पुरुष के ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी। और बहुत सारी ड्राफ्टिंग, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि जिम जिहाद चल रहा है, ठीक। अभी जयपुर में वहां पर एक संशोधन हुआ है कि जो भी वहां पर जिम संचालक अगर है मुस्लिम है, ठीक ना, तो वहां पर अगर महिलाएं जा रही है तो वहां पर संचालिका महिलाएं ही रहेंगी। उसके लिए भी विधेयक पारित करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं जिम जिहाद, सैलून जिहाद भी आजकल चल रहा है। जो यूनिसेक्स सैलून जो आजकल हर शहरों में आ गए हैं, वहां पर लगभग 80% मुस्लिम ही
वहां पर हेयर कट और कर रही हैं, और हमारी हिंदू महिलाएं तो अपना सर्विस लेने जाती हैं, लेकिन उनको बहला फुसलाकर उनको कहीं ना कहीं धर्मांतरण किया जाता है और कहीं ना कहीं उनको आगे चल के सेक्स रैकेट में डाला जाता है। एक सवाल भैया, आपने कहा जैसे आपका ये जो उद्देश्य है वो खाली हिंदू लड़की मुस्लिम में ना जाए इसके लिए है, या मुस्लिम लड़की हिंदू में जाए इसके लिए? नहीं, हमारा है, हम लोगों ने हिंदुओं के लिए किया है कि हमारी हिंदू बेटियां या महिलाएं मुस्लिमों के चंगुल में न फंस जाएं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि आपने अपने इतिहास में जरा बताइए कि कोई ऐसा हिंदू जो मुस्लिम लड़की से अगर शादी किया हो, उसका पेपर में आपने कटिंग दिखा दिया हो कि हाँ उसको मार के फेंक दिया गया हो। क्यों? क्योंकि जो हिंदू जो बिरादरी होती है, जो ये क्या होती है, जब भी शादी अगर किसी अदर कास्ट से करती है, धर्म से करती है, तो वो केवल किसी प्रोपेगेंडा को लेकर नहीं करती है। लेकिन मुस्लिम समाज जो होती है वो प्रोपेगेंडा के लिए करती है। जैसे उत्तराखंड में एक व्यक्ति लड़का पकड़ाया था, वो अपने हाथ पे कलावा लेके कर रहा था, श्री राम लिखा था। आप ऐसे हिंदू लड़कियों को बता दिए जिसने अपने हाथों पे अपना नाम बदल के किसी लड़की को फंसाया हो? नहीं होता है। नामी कंपनी में टीका लगाकर आने से कलावा बांधने की तरह के रोक और काफी चीजें लेंस कार्ड की छोड़ दीजिए, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी नासिक में इतना बड़ा खेल उजागर हुआ है, वो कहीं ना कहीं हिंदू बेटी बचाओ समिति और हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान ही वहां पर उजागर हुआ है। लेंस कार्ड के उनका दिमाग फिर गया है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर फिर अथॉरिटी मिल गई है कि अपना आप कलावा लेके आइए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और जैसे कि हमको जागरूक करना है अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को। अभी यहीं पर आप विद्यालय में आप जाइए, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप अपने विद्यालय में जाइए, वहां पर मुस्लिम टीचर भी है, मुस्लिम लड़कियां भी, हिंदू लड़कियां भी। अगर वहां पर अगर हिंदू बेटी जाते हैं वहां पर अगर लव जिहाद के बारे में बात करने, तो आपका प्रबंधक, स्कूल का प्रिंसिपल ही आपको उसके विषय में बात करने के लिए नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा जो है वो व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखते हैं, न कि सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या मिशन शक्ति जो कार्यक्रम चल रहा है, सरकार में चलाया जा रहा है, वो कारगर नहीं है? लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नहीं, जागरूक क्या नहीं, लव जिहाद का अभी 15 सालों से मालूम चल रहा है, लेकिन ये लव जिहाद तो पिछले मिशन शक्ति की बात कर रहा हूं। मिशन शक्ति के तहत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मिशन शक्ति हमारा मतलब नहीं है। हिंदू जागरण मंच और हिंदू बेटी बचाओ समिति का जो मेन कार्य है वो लव जिहाद को देखिए। यही कि हर विश्व हिंदू परिषद का कार्य क्या है? मंदिर से संबंधित। बीजेपी का काम क्या है? राजनीति से संबंधित। हिंदू बेटी बचाओ समिति और हिंदू जागरण मंच जो हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, हम लोग धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद के अंतर्गत हम लोग आवाज उठाते हैं। राजनीतिक दल क्या कर रही है उससे मेरे को मतलब नहीं है। अगर आपके बगल में कोई कुआं में कूद रहा है तो आप भी कुएं में नहीं कूदेंगे ना। अब गाँव में घटनाएं तो होती है, सब कुछ पता नहीं चलता है। अभी सोनीथापा स्कूल की एक 12th क्लास की लड़की ने एग्जाम दिया और जिस दिन उसका एग्जाम खत्म हुआ वो घर से चली गई, और किसके साथ गई है अभी तक ये पता नहीं चला है, और वो लड़की अभी तक मिली नहीं। भारत में आजादी का पूर्ण हक मिला हुआ है सबको, और आजादी से सुनने का वर भी हक मिला हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो आजादी एक तरफ और आप लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद एक तरफ, तो इसको कैसे आजादी मिलना अलग बात है। आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि लड़की अपने मनमानी काम करे, और जो पेरेंट्स लोग बच्चों को समझाते हैं, करते हैं, बताते हैं, उसके बारे में ये भी उनको समझाना चाहिए। हम पेरेंट्स लोग को भी यही बात बोलेंगे कि बच्चों को ये भी शिक्षा दे, किसी के बहकाव में बच्चे ना आए, बच्चे कम से कम पेरेंट्स की बात सुने। आजकल के जो बच्चे हो गए, ज्यादा आजादी मिलने पर पेरेंट्स की बात सुनते नहीं है, तो उनको कम से कम पेरेंट्स की बात सुने। कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मिशन शक्ति भी चलाया जा रहा है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। क्या लगता है आपके इस मुहिम से जागरूक होंगे? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि इस मुहिम सबसे ज्यादा अभिभावक का योगदान है, क्योंकि अभिभावक बच्चों को। खबर चंदौली से है, जहां मुगलसराय की नई बस्ती में एसबीआई एटीएम के पास आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से आग से पहले काबू पा लिया गया था। आपको बता दें कि फायर कर्मियों ने पहुंचकर स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लिया। घटना अभी कुछ ही देर पहले की बताई जा रही। किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। स्थिति अब सामान्य है, लेकिन इलाके में कुछ देर तक अफरा तफरी मची रही थी। जनपद बरेली थाना भमोरा कस्बा बमोरा के रहने वाले 32 वर्षीय रमेश पुत्र सतपाल ट्रक ड्राइवर था। कल शाम के समय जब जनपद बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा
सखानू में सहरसा भरकर, आपको बता दें कि वो सरसों भरकर और साथ ही ट्रक में बहराइच जनपद को जा रहा था। इसी बीच देर रात मूसाझाग थाना क्षेत्र के दातागंज रोड पर मूसाझाग बाजार के सामने ट्रैक्टर ट्राला में भरकर जा रहे ओवरलोड गेहूं ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी है, जिसमें ट्रक ड्राइवर रमेश की मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही कंडक्टर दीपक बुरी तरह घायल हो गया है, जिसको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं ड्राइवर के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर की रहने वाली 25 वर्षीय संध्या पत्नी सोनू पुत्र चंद्रपाल की शादी लगभग 6 वर्ष पहले धूमधाम से रामदास की पुत्री निवासी अरेली थाना निगोही जिला शाहजहांपुर के साथ हुई थी। शादी के बाद परिवार में अमन चैन की जिंदगी कट रही थी। इसी बीच कल दिन में पति सोनू सनी निर्माणाधीन पीएसी बटालियन पर मजदूरी करने गया था। घर पर पत्नी ने विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने और साथ ही परिजन उसे उपचार के लिए लेकर गए हैं। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया और मायके वालों को सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही मायके वाले पहुंच गए और पुलिस को फोन करके बुला लिया और पुलिस ने संध्या के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाम है तुम्हारा? सुखबीर। कहाँ के रहने वाले हो? जमालपुर से। ये क्या मामला है जो तुम्हारे छोटे भाई की बहू की मौत हुई है? हम लोग काम कर रहे थे महिला बटालियन में। फिर महिला बटालियन में काम कर रहे थे फौजी प्लांट में। उस बाद जब हमारे लिए पलटी हुई, घर से फोन आया। मैंने सुना कि पलटी हुई तो मैंने घर गया तुरंत। वहाँ से गाड़ी करके पापड़ पहुँचे। पापड़ पहुँचने के बाद तुरंत ही उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि बरी ले जाओ। मैं बरी ले गया। वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई इसमें कुछ नहीं रहा। फिर हम घर पे आ गए वापस। झगड़ा पड़ा हुआ? झगड़ा पड़ा कुछ नहीं। 2-3 दिन पहले उसकी मम्मी आई थी, लड़की की मम्मी आई थी। उन्होंने कहा कि ये उधर की बात 3 दिन रही हमारे घर पे और रहने के बाद उन्हें आपस में लड़की को समझा दिया कुछ। तो उसकी बातचीत हुई कुछ, तो उसके बाद हमारा भाई छोटा गया पनाने के लिए। वापस में उसके ससुराल में उसे उल्टा सीधा कहा कुछ। उसने कुछ नहीं बोला, वो बोला नहीं था। तो उसने कहा कि ऐसा बात करो, वैसा बात करो, कि पैसे का। उसके बाद में चल रही आ गए, घर पे आ गए। तो उसने पता, हम लोग काम पे चले गए। उसके बाद उल्टी पुल्टी आ गई, हम घर पे तो बात खत्म हो गई थी। तब तक मैं वहाँ से आया। क्या नाम था इसका? इसका नाम संध्या था और लड़की का नाम संध्या था और उसका पति का नाम सोनू था। जनपद बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के गांव गिरधरपुर के रहने वाले सुरेंद्र में अपनी बेटी 30 वर्षीय धनवती को शादी बिनावर थाना क्षेत्र के गांव सैता के रहने वाले अर्जुन पुत्र हरिराम के साथ 2 वर्ष पहले धूमधाम से की थी। शादी के बाद धनवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। 15 दिन से धर्मावती टाइफाइड और साथ ही खसरे से पीड़ित थी, पर परिजनों ने उसकी जगह जगह उपचार कराया था, मगर वह सही नहीं हो सकी। इसी के चलते परिजन आज उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। सूचना मायके वालों को दी गई और इसी बीच संध्या के ससुराल वालों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और संध्या के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाम है तुम्हारा? अर्जुन। कहाँ के रहने वाली हो? सैता। क्या मामला है जो पत्नी की मौत हुई है तुम्हारी? ये इनको सर बुखार आ रहा था, टाइफाइड और मलेरिया। फिर माता जी निकली, फिर बाद में दवाई चलाई थी, फिर सही नहीं हुई। अच्छा, फिर पीएम क्यों करा रहे? वो लोगों ने किया था, डॉक्टर साहब ने। क्या नाम था तुम्हारी पत्नी का? धर्मवती। तुम्हारा नाम? अर्जुन। नाम है तुम्हारा? अर्जुन। कहाँ के रहने वाली हो? सैता।
क्या मामला है जो पत्नी की मौत हुई है तुम्हारी? ये इनको सर बुखार आ रहा था, टाइफाइड और मलेरिया, फिर माता जी निकली, हाँ। फिर बाद में दवाई चलाई थी, फिर सही नहीं हुई। अच्छा, फिर पीएम क्यों करा रहे हो? वो लोगों ने किया था, डॉक्टर साहब ने। क्या नाम था तुम्हारी पत्नी का? धर्मवती। और तुम्हारा नाम? अर्जुन। नाम है तुम्हारा? अर्जुन। कहाँ के रहने वाले हो? उसैता। क्या मामला है? बदायूं में पीरियड पाठशाला 0.2 का शुभारंभ, किशोरियों को दी गई प्रारंभिक पीरियड और साथ ही पीरियड स्वच्छता की जानकारी। बदायूं में आपको बता दें, दिनांक होप यूनिटी हेल्पिंग वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में पीरियड पाठशाला 0.2 अभियान का शुभारंभ आज राजा राम महिला इंटर कॉलेज बदायूं में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनीता द्वारा किया गया। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान संस्था की निदेशक डॉक्टर कृष्णा सिंह ने किशोरियों को प्रथम बार मासिक धर्म आने पर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने स्वच्छता बनाए रखने, संतुलन खान पान ध्यान देने तथा किसी भी प्रकार की झिझक या डर से बचने की सलाह दी है। इसी क्रम में महिला कल्याण विभाग की जिला समन्वयक छवि वैश्य ने मासिक धर्म से जुड़े अंधविश्वासों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने एवं उसका संदेश दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग से किशोर व्यवस्था परामर्शदाता मोहित कुमार, जो कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं उत्तर प्रदेश की किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं से संबंध है, ने पीरियड्स की उपयोग और साथ ही उपयोगिता, स्वच्छता प्रबंध एवं गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर आदि चीजों के बारे में उन सभी छात्राओं को जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि आपको बता दें कि यह मुहिम संस्थान द्वारा पिछले लगभग 2 वर्षों से निरंतर चलाई जाती है, जिसके तहत अब तक करीब 25,000 छात्राओं तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा चुकी है। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दुकानदार की मौत, परिवार में मचा कोहराम। आपको बता दें, जौनपुर, मुंगरा, बादशाहपुर, सरोखनपुर वार्ड संख्या 17 में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 35 वर्षीय नन्हे उर्फ सुधीर चौहान पुत्र त्रिभुवन चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की समोसा व नाश्ते की दुकान है, जिसके ऊपर से हाई वोल्टेज लाइन गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि अचानक तार टूटकर नीचे गिर गया और तार को प्लास की मदद से हटाने के प्रयास में सुधीर चौहान करंट की चपेट में आ गए हैं, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और साथ ही घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए जांच और उचित कार्रवाई की मांग भी की है। 2 महीने में ही ध्वस्त हुई आरसीसी सड़क, पैरों से उखड़ कर रही है गिट्टी। आपको बता दें, ब्लॉक शाहबाद अंतरजी ग्राम सभा में बड़ा सवाल। हरदोई जनपद की ग्राम सभा अंतरजी में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां मात्र 2 महीने पहले बनी आरसीसी सड़क अब पूरी तरह से उखड़ने लगी है। हालत ये है कि सड़क की कंक्रीट परत पैरों से ही टूट रही है और गिट्टी बाहर निकल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भारी लापरवाही और मानकों की अनदेखी की गई है और उनका कहना है कि निर्माण कार्य में सीमेंट की मात्रा बेहद कम रखी गई है, जिससे सड़क इतनी जल्दी खराब हो गई है। और स्थानीय लोगों के अनुसार अभी सड़क बनी ही थी कि टूटने लगी है। अब तो हाल ये है कि पैरों से ही गिट्टी उखड़ रही है। इससे साफ है कि काम में घोर अनियमितताएं हुई हैं। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों को कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही सड़क का दोबारा से गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी कराया जाए।
कृष्ण मोहन जी, ये सड़क बने हुए कितना समय हो गया? ज़्यादा 2 महीने भाई। अच्छा, ये जब सब टूट चुकी है, क्या कोई इंजीनियर आया था इसको चेक करने? इंजीनियर आया, गाड़ी से खाले नहीं उतरा, गाड़ी पे ही बैठा रहा? गाड़ी पे बैठा रहा और यहीं से गाड़ी बैठे बैठे चला गया? चला गया। क्या नाम है इंजीनियर, जानते हो नहीं जानते हो? नहीं भाई, हम इंजीनियर को नहीं जानते। अच्छा, तो कैसे पता है? ये लोग कह रहे थे इंजीनियर चेक करने आया सड़क। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हमारा नाम संजय है। कहाँ रहते हो? तरजी। अच्छा, ये सड़क कब बनी थी? 2-3 महीना हो गए। 2-3 महीना 2-3 महीने बने हुए और सड़क सब टूट गई? सब टूट गए। तो कोई देखने वाला नहीं है? देखने वाले यहाँ कौन हुआ भाई, गाँव वाले खाली थे। ठीक है। ग्राम सभा अंतर्जी में सफाई व्यवस्था ठप, ग्रामीणों ने प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप। हरदोई जनपद की ग्राम सभा अंतर्जी में साफ सफाई को लेकर हालात बेहद खराब हो चुके हैं और साथ ही गांव में आपको बता दें होली के बाद से अब तक सफाई नहीं कराई गई है और जिससे नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है और ग्रामीणों का जीवन दुभर हो गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में हर तरफ गंदगी फैल रही है, नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, लेकिन जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोग बीमारियों के खतरे में बीच जाने को मजबूर है और साथ ही ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल सफाई कराई जाए और नालियों को दुरुस्त किया जाए और लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों बहाल हो सके। कहाँ रहते हो? तरजी। ये नाली कब से साफ नहीं हुई? ये 1 महीना हो गया है नहीं साफ हुई है। अच्छा, 2-3 महीने हो गए हम साफ करते हैं इसको। यहाँ इतनी कीच भरी है ना, टंकी नहीं है इसलिए आज ये थोड़ा बहुत सूखा है, नहीं तो यहाँ ये पूरी भरी रहती है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। होली में सफाई हुई थी? होली में भी नहीं हुई थी? हाँ, होली में हुई, होली में तब से अभी नहीं हुई। होली से अभी तक नहीं हुई? नहीं हुई। एक बार भी कोई सफाई कर्मी नहीं आया? कोई नहीं आता है। ग्राम सभा कौन सी लगती है? ग्राम सभा तरजी लगती है। प्रधान कौन है यहाँ का? श्री कैसन। श्री कैसे? तो अच्छा, तो उनके घर में है मंजू देवी? हाँ, ठीक है। कहाँ रहती हो? हाँ जी, ये नाली सफाई कब से नहीं हुई है? जब भैया नहीं करता, अपने आप करता और नहीं भैया नहीं करता। प्रधान नहीं आज तक सफाई करने आया? कोई नहीं आया। कोई आता नहीं है? कोई नहीं आया। तुमने शिकायत नहीं की? शिकायत कौन करे? शिकायत अपने आप करते, देखो बा अपने आप करे, अपने आप करते। तो प्रधान से मतलब कहलवाया कभी एक आपने? अरे प्रधान खुशामंदी करी। अच्छा। कि जो बनवाई दे वो बनाई दे, सुन तो फिर का अपन ने तो बस को नहीं बैठा। ठीक। पाली थाना क्षेत्र के नाथखेड़ा गांव निवासी ज्ञानेंद्र पाल पुत्र वेदपाल ने शनिवार को पाली थाने में दी गई तहरीर में बताया है कि केवीजी कंपनी में दूध वाहन चलाते और साथ ही विभिन्न सेंटरों से दूध लोड कर कंपनी तक पहुंचाने का काम करता है। शुक्रवार रात करीब 10 बजे वहां क्षेत्र के आपको बता दें गुजीदेई गांव में दूध लोड कर लौट रहा था। करीब 200 मीटर आगे ही बढ़ा था। रास्ते में ही पहले से मौजूद 2 व्यक्तियों ने नाजायज कट्टा दिखाकर उसकी गाड़ी रुकवा दी। आरोप है कि दोनों ने चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी और इस दौरान ज्ञानेंद्र ने दोनों युवकों को पहचान लिया, जिस पर आरोपियों ने उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और कहा कि यह पुलिस में शिकायत करेगा, इसीलिए इसे खत्म कर दो। इसी बीच किसी अन्य वाहन की लाइट पड़ने पर आरोपी घबरा गया और मौके से फरार होने लगा। जाते जाते उन्होंने वाहन में रखा सामान 5 कैन दूध फैला दिया और साथ ही नकदी से भरा बैग भी छीन लिया। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? मैं सर जा रहा था यहाँ से, दूध उठा के गाड़ी चलाता हूँ मैं दूध वाली, तो दूध उठा के जा रहा था यहाँ से बरेली के लिए। तो इन्होंने हमारे आगे तमंचा लगा के हमारी गाड़ी रोकी और जिसके बाद में जो है हमसे बोला कि जो अगर पुलिस को फ़ोन करोगे तो मैं जो है तुम्हें तो रोज़ ही आना है, यहाँ जो है पुलिस को फ़ोन करोगे तुम्हें मारेंगे ज़रूर। और जो है उसका नाम, जिसके बाद में हमारे पैसे थे उसमें जो है 53,300 कुछ रुपए थे
और इन्होंने जो है वो ले लिया, और जिसके बाद में हम पे हमें धमकी भी दी कहने का मतलब, और हमें मारा भी कहने का मतलब। क्या बोल रहे कि जो अगर तुमने पुलिस को बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। कहाँ पर की घटना है? अरे बरेली और गुजीदेई के बीच की बात है। प्रियांशु पाठक, बाद में पता लगा मुझे, प्रियांशु पाठक बरेली गुजीदेई के, और उसका नाम एक लोग और थे, संदीप पाठक। तो तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम ज्ञानेंद्र पाल है, मैं नादखेड़ा का रहने वाला हूँ। थाने में तहरीर दी? थाने में उन्होंने हमें धमकी दी, तब हम आज जो है थाने में तहरीर देने के लिए आए थे। हरदोई जनपद के थाना कासिमपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बनियाखेड़ा में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। दिनांक 2 मई 2026 को डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि सूरज पुत्र हरिहर ने अपने बड़े भाई ब्रजेश पुत्र हरिहर पर डंडे से हमला कर दिया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। वहीं आरोपी सूरज को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार मामले में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां जारी हैं और अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने कहा है सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही सभी तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज दिनांक 2/5/2026 को डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि सूरज पुत्र हरिहर उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम बनियाखेड़ा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई द्वारा अपने बड़े भाई ब्रजेश पुत्र हरिहर उम्र करीब 30 वर्ष को डंडे से वार कर घायल कर दिया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर उच्च अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कासिमपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त सूरज को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर कानपुर से, जहां छावनी थाना क्षेत्र में एक दर्ज जघन्य हत्या को पुलिस ने 3 ही दिन में पर्दाफाश कर दिया। आपको बता दें कि सिम पोर्ट का काम करने वाले युवक मोनू 29 वर्षीय को उसके 2 साथियों ने शराब पिलाकर आंखों में फॉग स्प्रे डालकर लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मोनू उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करता था, हर जगह बेइज्जत करता था और साथ ही बीसी चलाने के पैसे देने के लिए लगातार दबाव बनाता था। हत्या की प्रमुख वजह सिम पोर्ट के काम में टारगेट पहले खुद पूरा करना और ज्यादा इंसेंटिव होना और साथ ही बीसी के पैसे को लेकर प्रेशर बनाना। सुनियोजित साजिश की बात करें तो करीब 1 महीने पहले ही सुनसान अड्डा चुना गया था और साथ ही बरामदगी में फॉग स्प्रे, 2 डंडे, मृतक का मोबाइल फोन, शराब की कैन, आंखों और साथ ही ऑटो बाइक बरामद की गई है। दरअसल 26 अप्रैल 2026 की रात करीब 8:30 से 9:30 के बीच मोनू उर्फ उसके ही साथी शराब पीकर नरबीजपुर गांव की ओर जाने वाले सुनसान सड़क पर गए। इसके बाद अचानक उसकी आंखों में, चेहरे पर फॉग स्प्रे कर दिया ताकि उसे कुछ भी दिखाई ना दे और फिर दोनों ने डंडों से लगातार पीटकर मोनू को मौत की घाट उतार दिया। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि मोनू कद काठी में काफी मजबूत था, इसीलिए सीधे सामना करना मुश्किल था। यही वजह रही है कि दोनों ने उसे विश्वास में लेकर रहते हुए मारने की योजना बनाई थी। देखिए, दिनांक 26 अप्रैल 2026 में एक व्यक्ति जिसका नाम है मोनू जायसवाल, थाना क्षेत्र कैंट, जनपद कानपुर नगर का रहने वाला है। इसके जो दोस्त और इसके जो साथी हैं बप्पन पॉल और अतीत वर्मा, इसको अपने साथ ले गए जनपद उन्नाव। वहाँ पर इसके साथ हत्या की घटना कारित की, बॉडी वहीं पर डंप कर दी और वहाँ से वो फरार हो गए। इसकी बॉडी दिनांक 27 को जनपद उन्नाव में जो लोकल वहाँ पे जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ के लोगों ने खबर किया लोकल पुलिस को। फिर पुलिस ने पहले इसकी पहचान कराई, उसके बाद फिर इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। दिनांक 28 अप्रैल को जनपद कानपुर नगर में इसका FIR दर्ज किया गया, जब परिजनों ने इसकी सूचना दी।
मीनवाइल इसके बीच में 27 तारीख को जनपद कानपुर नगर में इनके परिजनों द्वारा में सूचना दी गई थी कि ये व्यक्ति मिल नहीं रहे हैं, घर से गए हैं और वापस नहीं आए हैं, तो उसकी गुमशुदगी भी जनपद कानपुर नगर में लिखी गई थी। अभी इसमें जो परिजन थे उन्होंने नामजद तहरीर दी थी और जो FIR दर्ज की गई उसमें बप्पन पॉल नामजद अभियुक्त था। बप्पन पॉल से जब इस घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने एक बहुत ही सुनेहरी तरीके से एक अपना प्लान बना रखा था और जिस तरीके से वो फिर पुलिस को गुमराह किया, पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत नाम इसका लिख गया है। लेकिन फिर जब वहाँ पे घटनास्थल से CDR IPDR एनालिसिस किया गया, CCTV फुटेज जब चेक किए गए तो उसकी घटनास्थल पर इसकी मौजूदगी के साक्ष्य मिले। इसके बाद जब पुलिस ने इसको इंटरोगेट किया और इसको जब टेक्निकल साक्ष्य इसके सामने रखे तो फिर ये टूट गया और फिर इसने घटना कारित की, अपना स्वीकार किया। साथ में जो इसका सह अभियुक्त था अतीत वर्मा, इसका नाम भी बताया, इसको भी फिर पुलिस ने पकड़ा, इससे भी पूछताछ की। इन लोगों से जब घटना कारित करने का मोटिव जाना तो इनके द्वारा बताया गया कि साहब हम तीनों जो हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो, वोडा, एयरटेल, इनको जब पोर्ट कराते हैं तो ये काम बेसिकली कमीशन के आधार पर ये काम करते हैं। और जो इसमें मृतक है मोनू जायसवाल, ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग था। इसमें जो भी टारगेट मिलता था पहले टारगेट अपना पूरा करता था, जो कमीशन मिलता था वो कमीशन का मेजर चंक अपने पास रखता था। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव था, गाली गलौज करता था और इनके साथ दुर्व्यवहार करता था। कहीं ना कहीं पिछले 8-10 सालों में इनके अंदर गुस्सा जो था धीरे धीरे बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन लोगों ने ये ठानी कि इसको सबक सिखाना है और इसी के चलते इन लोगों ने मृतक जो मोनू जायसवाल है इसको उन्नाव ले गए। जनपद उन्नाव में प्री प्लान तरीके से जहाँ पे घटना कारित करनी थी वहाँ ले गए, वहाँ शराब का सेवन कराया। शराब का सेवन कराने के बाद जो स्प्रे होता है फॉग, वो इसके आंखों पे मारा और जब ये थोड़ा सा विचलित हुआ तो फिर पीछे से इसके सर पे वार किया और 7 से 8 बार डंडे से वार किया और इसका फिर जब ये मूर्छित हो गया तो फिर वहाँ से वो भाग गया, जिसकी पुष्टि PM में भी हुई है। PM में भी बहुत क्लियरली जो इस पे चोटें आई हैं वो मेंशन है। फ़िलहाल दोनों जो अभियुक्त हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं। जो घटना में शामिल जो बाइक थी, ऑटो थी, ये सब बरामद हो गए हैं। जो आला कत्ल था डंडा, ये भी बरामद हो गया है। जो मोबाइल मृतक का था, मोबाइल भी मृतक का बरामद हो गया है, क्योंकि मोबाइल भी इनके द्वारा वहाँ घटना कारित करने के बाद कहीं दूसरी जगह फेंक दी गई थी। तो ये सब चीज़ें पुलिस ने कर ली हैं और अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, आरोपी कोई आपराधिक इतिहास है? फिलहाल अभी जो हमने अपने रिकॉर्ड चेक किए हैं, अभी इनका आपराधिक इतिहास नहीं आया है और हम CCTV से और DCRB के रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। सर, ये मरने वाला जो है, जो व्यक्ति मरने वाला है, क्या इनका टीम लीडर था जो इनके साथ काम करता, जो अपने टारगेट पहले पूरे कराता? जी। कितने पैसों का लेन देन होगा जो महीने में कभी? इसके संबंध में भी हम और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हमें समझ मिल नहीं पाया है इनसे इनकी क्या आर्थिक स्थिति थी इसके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्थिक हालत इनकी अच्छी नहीं थी, ये हमें क्लियर। सर, एक मामला आया था, घर वालों का आरोप था कि उन्नाव पुलिस ने पहले इनको बापन को गिरफ्तार किया था, उसके बाद इसे छोड़ दिया था। क्या ऐसा इस वजह से हंगामा हुआ जो जाम वगैरह लगा था? देखिए, चूँकि इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जब तक पुलिस के पास पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलते हैं तब तक पुलिस किसी को फिर प्रोसिक्यूट नहीं करती। तो उसी के क्रम में उन्नाव जनपद ने भी इनसे पूछताछ की होगी, उसकी अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर पकड़ा होगा तो जरूर उनसे पूछताछ की होगी। फिर कानपुर जनपद की भी पुलिस ने इनसे काफ़ी लंबे समय तक इनसे पूछताछ की। सर, इन्होंने पुलिस को किस तरह गुमराह करके रखा है? जैसे आपने बताया कि पहले गुमराह करता है, बाद में जब टेक्निकल साक्ष्य है तब इनको पकड़ा गया, किस तरह से? देखिए, जो अभियुक्त है वो जब घटना कारित करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहता है कि भाई जब पुलिस पकड़ेगी तो फिर पुलिस को क्या जवाब देंगे हम, चूँकि यही साथ में लेकर गया था बप्पन पॉल, तो सबसे पहले शक की जो सुई होती इसी के ऊपर आती। तो इसने प्री प्लान तरीके से अपना एक एलिबाई तैयार कर रखा था कि साहब हम तो लेकर गए थे, इसको रेलवे क्रॉसिंग पे हमने उतार दिया था, वहाँ फुटेज भी आप देख लेंगे, हम उतारते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद ये अकेले जा रहा है। तो ये उसने एक एलिबाई तैयार कर लिया। उसके आगे की जो घटना थी वो उसने पुलिस को नहीं बताया कि फिर आगे उसने क्या किया।
तो वो हमारे टेक्निकल साक्ष्यों से और सीसीटीवी फुटेजेस से वो क्लियर। गुमशुदगी लिखने कितने दिन बाद इसका केस दर्ज हुआ था? अगले दिन दर्ज हो गया था क्योंकि बॉडी इसकी जनपद उन्नाव में था। सोनभद्र के शाहगंज मार्केट में चला विशेष स्वच्छता अभियान। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के निर्देश पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। निरीक्षण में भारी गंदगी मिलने के बाद जिला पंचायत राज विभाग को तत्काल दिए गए सफाई के आदेश और साथ ही व्यवस्था सुधारने के लिए 100 सफाई कर्मियों की टीम ने संभाली है कमान। पूरे बाजार क्षेत्र में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। नालियों की गहन सफाई कर जल निकासी व्यवस्था सुधारी गई। कूड़ा करकट की निस्तारण कर सड़कों को किया गया साफ। अभियान के दौरान लगातार मॉनिटरिंग की गई और अधिकारियों ने कार्यों को लिया जायजा। समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण के साथ सफाई कार्य पूरा किया गया। व्यापारियों ने भी की प्रशासन की पहल की सराहना है और साथ ही प्रशासन ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बाईस वर्षीय दिव्यांग युवक हिमाचल अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित है। आपको बता दें, जन्म से दिव्यांग होने के बावजूद नहीं मिल रही कोई भी सहायता। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। रोजमर्रा के लिए जूझ रहा परिवार। पेंशन, आवास और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से बड़ी परेशानी। और परिजनों का आरोप है कई बार आवेदन के बावजूद नहीं हुई सुनवाई। हर बार अधिकारियों द्वारा अलग अलग कारण बताकर किया जा रहा है टाल मटोल। और कभी दस्तावेज की कमी तो कभी प्रक्रिया लंबित होने की बात कही जा रही। परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो चुका
चुका है। ग्रामीणों का आरोप, कई पात्र लाभार्थी योजनाओं से वंचित, प्रशासनिक तंत्र की सुस्ती पर उठे सवाल। नगवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत डोरिया में प्रशासनिक लापरवाही का मामला भी सामने आया। कहाँ की रहने वाली? डोरिया की। ये जो बगल में बैठे हैं कौन है? मेरा भाई है। कितने साल के? 22 साल की। क्या क्या सुविधाएं मिलती है? अभी तो कोई सुविधा नहीं मिला है, विकलांग है, अभी तो कोई नहीं मिला है सुविधा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितने लोग हैं विकलांग में सभी लोग को सुविधा दी जाए और हमारे यही मांगे कि मिलने की विकलांग हूँ। क्या जिले पे गए थे कई बार? हाँ गए थे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।